हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की एक्सरसाइज। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर किए थे। यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और हम आंसर देंगे 2 और 3 लाइन में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेयॉन कॉल्ड अ रीजनरेटेड फाइबर। रेयॉन को रीजनरेटेड फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि रेयॉन हमें मिलता है वुड पल्प से। वुड पल्प क्या है? जो हमारे ट्री होते हैं उसके स्टेम के इनर पार्ट में जो सॉफ्ट सा मटेरियल होता है वह कहलाता है वुड पल्प। वुड पल्प बना होता है सेल्यूलोज का, और ये सेल्यूलोज का बना होता है क्योंकि जो हमारे ट्री हैं, जो हमारे प्लांट है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए हमारा वुड पल्प भी सेल्यूलोज का बना हुआ है। अब इस सेल्यूलोज को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने के बाद बनता है एक लिक्विड थिकी सबस्टेंस, और जब ये लिक्विड थिकी स्टिकी सबस्टेंस हम डालते हैं स्पिनट में, जिसके बॉटम में टाइनी होल है, इस स्पिनट में हम इसको प्रेशर के साथ डालते हैं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के बाहर आते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, और बनता है रेयॉन का फाइबर। तो हम जो हमारा रॉ मटेरियल है सेल्यूलोज, उस रॉ मटेरियल सेल्यूलोज से रेयॉन के फाइबर बनने तक का जो प्रोसेस है, जिसमें इस फाइबर में भी सेल्यूलोज कंटेंट है, तो सेल्यूलोज कंटेंट रेयॉन के फाइबर बनने तक का जो प्रोसेस है वही कहलाता है हमारा रीजनरेटेड ऑफ रेयॉन फाइबर, क्योंकि इस फाइबर में भी कंटेंट है सेल्यूलोज। तो यहाँ पे मैंने आंसर में यही लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय रीजनरेटेड नेचुरल सेल्यूलोज, क्योंकि रेयॉन का फाइबर प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल सेल्यूलोज है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, उसको रीजनरेट करके। सेल्यूलोज को जो कि हमें प्लांट से मिला है उसको रीजनरेट करके रेयॉन का फाइबर उत्पादित होता है। यूजुअली फ्रॉम वुड पल्प, जो क्या है वुड पल्प है, थ्रो अ केमिकल प्रोसेस, और इस वुड पल्प के साथ होता है केमिकल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व dissolving the cellulose in a solution and then extruding it into fiber। अब इस प्रोसेस में वो सारी प्रक्रिया इन्वॉल्व है जब हम सेलुलोज को सॉल्यूशन में डालते हैं, और सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको फाइबर में उसके बाद हम स्पिनट में डालने के बाद उसको फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है यह कहलाती है रीजनरेट ऑफ फाइबर, और इसलिए हम रेयॉन को कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन थाउजेंड ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। हजारों एक जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं, हजारों एक जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं मोनोमर। अब ये जब मोनोमर आपस में मिलते हैं, एक चेन बना लेते हैं, तो बनता है पॉलीमर। हजारों छोटे छोटे एक जैसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं मोनोमर, और जब ये मोनोमर आपस में मिल के बनाते हैं लॉन्ग चेन, ये जो लॉन्ग चेन, तो वो कहलाता है पॉलीमर। लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स contain thousands of similar smaller molecules called मोनोमर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के 2 डिसएडवांटेज आपको बताने हैं, मतलब इसके क्या नुकसान है। 2 डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर डू नॉट ऑब्जर्व वाटर और स्वेट, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वह स्वेट और वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है, इसलिए ये जो हमारा ह्यूमिड और हॉट वेदर होता है तब ये बड़े अनब्रीथेबल और बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। ये हमारा ड्रॉबैक है सिंथेटिक फाइबर के। बहुत सारे इसके फायदे होने के साथ साथ, एडवांटेज होने के साथ साथ इसका ये ड्रॉबैक भी है। और क्या हमारे डिसएडवांटेज है हमारे सिंथेटिक फाइबर के? सिंथेटिक फाइबर कैच फायर वेरी रेडिली, सो दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड
स्टिक टू द बॉडी। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वह बहुत जल्दी हीट को कैच कर लेते हैं। और क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने सिंथेटिक फाइबर पहन लिया है और उसकी बॉडी को और उसको फायर ने कैच कर लिया है तो क्या होगा, वो जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेल्ट होने लगेगा और मेल्ट होके उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही हार्मफुल कंडीशन होगी। अगर आपने सिंथेटिक फाइबर की जगह कॉटन का फाइबर पहना है तो वो इजीली बर्न नहीं होगा, उसको हम बुझाया भी जा सकता है और वो मेल्ट भी नहीं होगा और इजीली बर्न नहीं होगा और उसको हम बुझा सकते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बड़े ही रैपिडली बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर का ड्रॉबैक है। इसीलिए जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि आप सिंथेटिक फाइबर ना पहने। इसके अलावा लेबोरेटरी में काम करते समय भी जो कोट पहना जाता है वाइट कलर का, वह कॉटन से बनाया जाता है। तो आपको सिंथेटिक फाइबर की ड्रॉबैक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज अ प्लास्टिक? ऑल प्लास्टिक हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी, व्हाट इट इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक जितने भी हैं उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वह आपको बतानी है। A material that can be molded or formed into different shape। वह मटेरियल जिसको मोल्ड कर सकते हैं और उससे अलग अलग शेप के, अलग अलग स्टाइल के आइटम बना सकते हैं, थिंग्स बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं, वह कहलाता है हमारा प्लास्टिक। वह मटेरियल जो मोल्ड हो जाता है इजीली और जिससे हम अलग अलग टाइप की थिंग्स बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं, आइटम्स बना सकते हैं, वह कहलाता है प्लास्टिक। तो यहाँ पे वही लिखा है, मटेरियल दैट कैन बी मोल्ड और फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप। ठीक है। द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल प्लास्टिक इज दैट दे आर ऑल मेड अप ऑफ पॉलीमर। अच्छा, जो हमारी प्लास्टिक है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारी जो प्लास्टिक है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये जितने भी प्लास्टिक है, जितने भी टाइप के प्लास्टिक है, हमने ढेरों टाइप के प्लास्टिक पढ़े हैं हमारे चैप्टर में। तो जितने भी टाइप के प्लास्टिक हैं ये सब बने हैं पॉलीमर से। तो ऑल प्लास्टिक की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये बने हैं पॉलीमर से। हमारे प्लास्टिक ही नहीं, हमारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, ये सब बने होते हैं पॉलीमर से। इन सब के पास कोई ना कोई पॉलीमर होता है। तो ठीक है, तो यही हमने लिखा है, द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल प्लास्टिक इज दैट दे आर ऑल मेड अप ऑफ पॉलीमर। अब हम हमारी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। Why are plastic bottles commonly used to store chemicals in chemistry laboratory? Plastic bottles are commonly used to store chemicals laboratory because plastic are non-reactive. प्लास्टिक के बोतल में केमिकल्स रखे जाते हैं लेबोरेटरी में क्योंकि जो हमारी प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव है, वह केमिकल्स के साथ क्रिया नहीं करती है। दे आर इनर्ट टू एयर एंड वाटर, ये एयर और वाटर के साथ भी क्रिया नहीं करते हैं। दे आर नॉन कोरोसिव, देयरफॉर वी कैन स्टोर केमिकल इन सेफली। ये नॉन कोरोसिव होते हैं, यह क्रिया नहीं करते हैं केमिकल्स के साथ, इसलिए हम इनमें केमिकल्स रख सकते हैं सेफली। तो इसीलिए हमारी जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी होती है उसमें केमिकल रखे जाते हैं प्लास्टिक की बोतल में। ठीक है। इट इज सजेस्ट नॉट टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर वायर। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर को बर्न ना करें। क्यों? बर्निंग प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को अगर आप बर्न करोगे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस टॉक्सिस एंड पॉइजनस गैसेस। अगर ये बर्न होंगे तो प्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिस और पॉइजनस गैसेस को, विच हार्म एवरी काइंड ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग बींग्स के लिए हर तरह से हार्मफुल होगी। ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। टेरिकॉट आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर, राइट द नेम ऑफ दिस फाइबर। जो टेरिकॉट है, जो कि पॉलिस्टर की ही एक टाइप है, वह बना होता है 2 फाइबर को मिक्स करके। तो वह 2 फाइबर कौन कौन से हैं? टेरिकॉट इज
ब्लेंडेड फाइबर। टेरिकोट जो है वो ब्लेंडेड फाइबर है। ब्लेंडेड फाइबर से मतलब है वह फाइबर जो दो फाइबर को मिक्स करके बनाया गया हो, वह कहलाता है ब्लेंडेड फाइबर। तो टेरिकोट ब्लेंडेड फाइबर है दैट इज मेड बाय ब्लेंडिंग टेरिलीन एंड कॉटन। ये ब्लेंडेड किया जाता है, टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके बनता है। तो द मोस्ट कॉमन रेशियो यूज इज 65 कॉटन एंड 35 टेरिलीन। जो टेरिकोट बनता है उसमें 65% कॉटन होता है और 35% होता है टेरिलीन। तो आप समझ गए, टेरिकोट बनता है टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके, 65% कॉटन और 35% टेरिलीन। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से आप क्या समझते हो? बायोडिग्रेडेबल मैटर इज जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल such as plant and animal matter originate from living organism। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो कि क्या है? प्लांट और एनिमल हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, जो क्या है? प्लांट और एनिमल हैं। इन ऑर्गेनिक मैटर को ओरिजिनेट करते हैं, जो मैटर ओरिजिनेट फॉर लिविंग बीइंग। बायोडिग्रेडेबल मैटर बनता है और जो होते हैं लिविंग बीइंग होते हैं उनको उनके ओरिजिनेट करने से बनता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मैटर कैसे बनता है आप इसको सिंपली समझ गए कि जैसे हमारे जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है, उनकी जब डेथ हो जाती है तो हम उन्हें बुरिट कर देते हैं। इसी तरह से जब हमारे प्लांट हैं वे टूट जाते हैं, किसी भी कारण से टूट जाते हैं, इंसानों द्वारा तोड़े जाते हैं या फिर वो एनवायरनमेंट के प्रभाव से टूटते हैं, हवाएं वगैरह आती हैं तो उससे टूटते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं? सॉइल में बुरिड हो जाते हैं। जब वह सॉइल में बुरिड हो जाते हैं तो उनके साथ ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह उनके साथ क्रियाएं करते हैं। उनके साथ क्रिया करते हैं तो वो कुछ समय बाद डिके हो जाते हैं और आपकी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो जो ये डिके हो जाते हैं और जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं वही कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो एनिमल और प्लांट से के डिके हो जाने से बनते हैं। जो एनिमल और प्लांट के डिके हो जाने से बनते हैं वे होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये बहुत ही हमारी सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। यही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कहा गया है कि बायोडिग्रेडेबल मैटर इज जनरली ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लांट एंड एनिमल मैटर ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल जो मैटर है वो प्लांट और एनिमल के डेथ होने पर बनते हैं, जो इस वजन पर क्रिया करते हैं हमारे ओरिजिनेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके साथ क्रिया करते हैं। प्लांट और एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो उनके साथ क्रिया करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब बनता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर वंस दैट विल डिके आफ्टर अ पीरियड व्हेन बुरिड अंडर द सॉइल। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बनता है जब क्या होता है, ये एनिमल और प्लांट सॉइल में बुरिड हो जाते हैं और कुछ समय के बाद डिके हो जाते हैं, तब बनता है हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस आर इम्पोर्टेंट सिंस दे एड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। ये जो होता है ये हमारी न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं हमारी सॉइल की, ये सब्सटेंस इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं, वहाँ पे हम बाकी के भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन से आप क्या समझते हैं? पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस टू क्रिएट पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम पॉलीमर क्रिएट करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। वह प्रोसेस जिससे पॉलीमर बनाया जाए पॉलीमराइजेशन कहलाता है। दिस पॉलीमर आर देन प्रोसेस्ड टू मेक वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट।
जब ये पॉलीमर बन जाते हैं, जब ये प्रोसेस्ड हो जाते हैं, तो कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं इन पॉलीमर से। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमर बनाने का प्रोसेस है, और जब ये प्रोसेस्ड हो जाते हैं तो उनसे कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं, तो उन पॉलीमर से बनते हैं कई तरह के प्रोडक्ट। अब जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक मटेरियल जो कि प्लास्टिक है, इन सब के पास पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर बनने के बाद ही बनते हैं कई तरह के प्रोडक्ट। ठीक है, डूरिंग पॉलीमराइजेशन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। जब पॉलीमराइजेशन होता है तो सिमिलर साइज के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। या तो हम उनको मोनोमर कहते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। आर केमिकली कंबाइंड टू क्रिएट लार्जर मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉलर और सिमिलर साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, जो केमिकली कंबाइन होते हैं, और जब ये केमिकली कंबाइन होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, या फिर कहते हैं हम उसे पॉलीमर। और इसी पॉलीमर बनने की क्रिया को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो क्रिया है वही कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको एग्जाम्पल से बताना है कि जो प्लास्टिक है वह नेचर से नॉन कोरोसिव है। द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेजिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन। जो नॉन कोरोसिव का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है कि आपका जो ऐसा मटेरियल जो केमिकल्स का जिस पे इफेक्ट ना हो, जिसको केमिकल डिस्ट्रॉय ना कर सके। नॉन कोरोसिव वह मटेरियल कहलाते हैं जिसको केमिकल एक्शन से जो डिस्ट्रॉय ना हो। तो नॉन कोरोसिव का मतलब आपको समझ में आ गया? ऐसा मटेरियल, ऐसा जो केमिकल एक्शन से डिस्ट्रॉय ना हो वो कहलाता है नॉन कोरोसिव मटेरियल। और जो हमारा प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव मटेरियल ही है ना। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। कैसे पता पड़ता है कि प्लास्टिक नेचर से नॉन कोरोसिव है? प्लास्टिक कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विद आइटम स्टोर इन इट। प्लास्टिक के कंटेनर में जो भी आइटम रखा जाता है उससे वह रिएक्ट नहीं करता है। क्यों वह जैसा होता है वैसा ही रहता है। आप जिस तरह का आइटम रख देंगे प्लास्टिक के कंटेनर में वह वैसा ही रहेगा, क्योंकि यह प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। ये एयर और मॉइस्चर के कंटेंट में आने पर भी रस्टेड नहीं होते। रस्टेड होने का मतलब है कि इन पर जंग नहीं लगती। जब ये एयर और मॉइस्चर के कंटेंट में आते हैं तब इनमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और ये डिकम्पोज भी नहीं होते जब हम इन्हें ओपन में लंबे समय के लिए रख देते हैं। तो जो हमारा प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव मटेरियल है, क्योंकि ये इन पे केमिकल एक्शन, इनसे ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इन पे केमिकल एक्शन का कोई असर नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इससे कैसे पता पड़ता है? क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का कोई आइटम स्टोर करते हैं तो वो जैसा होता है वैसा ही बना रहता है। इससे पता पड़ता है कि इस पे केमिकल एक्शन से ही डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये रस्टेड नहीं होते हैं। मॉइस्चर और एयर में बहुत समय तक पड़े रहने पे भी ये रस्टेड नहीं होते, इन पे किसी तरह की जंग वगैरह नहीं लगती है जैसे कि हमारे आयरन में लग जाती है। और ये डिकम्पोज नहीं होते हैं काफ़ी लंबे समय तक। इससे भी पता पड़ता है कि ये नॉन कोरोसिव हैं, जो इनके ऊपर जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये होते हैं नॉन कोरोसिव। ठीक है, तो राइट सम एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के भी एडवांटेज बताइए कि क्या सिंथेटिक फाइबर के हमें फ़ायदे हैं। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि इसे बनाया है इंसान ने। तो जो चीज़ इंसान खुद बनाता है उन चीज़ों में वो सारी चीज़ें डाल सकता है जो उसे चाहिए।
और जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो चीज़ें तो हमें वैसे ही लेनी पड़ेगी जैसे हमें नेचर ने दी है। तो इंसान ने सिंथेटिक फाइबर को बनाया स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, क्योंकि इंसान की डिमांड थी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल फाइबर की। ठीक है, तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होते हैं। इनको आप कितने भी बार धो, सुखाओ, पहनो, ये जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। दे आर मॉथ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ये मॉथ और इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो मॉथ और इंसेक्ट इन पे अपना असर नहीं डाल पाते हैं। तो इस तरह से हमने हमारे क्वेश्चन 11 तक तो कर लिए हैं, हमारे शॉर्ट आंसर कर रहे हैं हम, और हमने 1 से लेके 11 तक कर लिए हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको अगली स्लाइड में बता देती हूँ। क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। बताइए कि प्लास्टिक कंटेनर में फूड स्टोर करना क्यों पसंद किया जाता है। The characteristics that make plastic favorable for storing food item are। प्लास्टिक में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके कारण प्लास्टिक के कंटेनर में फूड आइटम रखना पसंद किया जाता है, जैसे कि है लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ अच्छी होती है इनकी, आसानी से ख़राब नहीं होते हैं, इजी हैंडल करने में इजी होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी होने के कारण जो भी फूड आइटम प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है वो इजीली दिखाई दे जाता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण ही फूड आइटम को प्लास्टिक के कंटेनर में रखना पसंद किया जाता है। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप एग्जाम्पल देके बताइए कि जो नायलॉन का फाइबर है वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप, फॉर क्लाइंबिंग रोक्स एंड फॉर मेकिंग पैराशूट। देयर यूज शो दैट नायलॉन फाइबर है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नायलॉन का फाइबर होता है वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसका यूज़ करते हैं रोप क्लाइंबिंग करते समय, रोप बनाने में। तो आप देखते हो कि जब हम रोप क्लाइंबिंग के लिए कोई भी इंसान जाता है तो वह एक रोप के सहारे हवा में झूला हुआ रहता है। एक हवा में झूलता हुआ इंसान रोप के सहारे, जिसका खुद का वेट भी है, तो आप सोचो कि जो हमारा नायलॉन का फाइबर है वह कितना स्ट्रॉन्ग है। एक हवा में झूलते हुए इंसान के वेट को झेल लेता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, एंड मेकिंग पैराशूट, और अब इससे हम पैराशूट भी बना पाते हैं। अब पैराशूट भी क्या होते हैं, पैराशूट भी हमारे ऊपर आसमान में खुलते हैं जाके, है ना। जो पायलट्स वगैरह होते हैं वो एरोप्लेन से पैराशूट पहन के कूदते हैं और ये पैराशूट आसमान में खुलते हैं। अब आसमान में वहाँ एयर का प्रेशर रहता है, तो ये पैराशूट हमारे एयर का प्रेशर झेलते हैं, उसके साथ साथ इंसान का वेट भी झेलते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये जो हमारा पैराशूट होता होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा, उसका फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा जो बना होता है नायलॉन का, जो एक इंसान का वेट और एयर का प्रेशर झेल पा रहा है। तो नायलॉन के ही फाइबर में इतनी कैपेसिटी होती है कि जो इतना सब झेल पाए। देयर यू शो दैट नायलॉन फाइबर है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, और इसी गुण के कारण नायलॉन फाइबर को हम अपनाते हैं पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के समय, क्योंकि इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। टेंसिल स्ट्रेंथ से मतलब है कि इसमें खिंचाव करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। ये जब खिंचता है, इसका फाइबर जब इससे लटक रहा है कोई इंसान, तो जिसमें आप पैराशूट है उसकी स्ट्रिंग भी तो नायलॉन की ही होती है। कोई इंसान उससे लटक रहा है तो वो खिंचाव तो आएगा ही ना उन स्ट्रिंग में। तो इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, खींचने पर भी, काफ़ी ज़्यादा खिंच जाने पर भी ये टूटते नहीं हैं। तो ये सारी खासियत होने के कारण ही हम नायलॉन के फाइबर को यूज़ करते हैं, है ना। तो नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, फॉर क्लाइंबिंग रोप्स एंड फॉर मेकिंग पैराशूट। दे आर यूज शो दैट नायलॉन फाइबर हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है। डू ऑल प्लास्टिक हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। जितने भी प्लास्टिक हैं क्या उन पे एक जैसा अरेंजमेंट है, उसके जो यूनिट्स हैं उनका अरेंजमेंट एक जैसा है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, इन सम इट इज़ लीनियर ब्रांच लाइक
वेयर इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो पॉलीमर्स होते हैं वो हर जो सिंथेटिक फाइबर हो चाहे प्लास्टिक हो, सब में जो पॉलीमर्स होता है उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कुछ प्लास्टिक होते हैं जिसमें पॉलीमर का अरेंजमेंट लीनियर और ब्रांच लाइक होता है, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें पॉलीमर का अरेंजमेंट क्रॉस लिंक होता है। तो जिस प्लास्टिक में पॉलीमर्स का अरेंजमेंट लीनियर और ब्रांच लाइक होते हैं वो होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक, और जिसमें जो हमारे पॉलीमर का अरेंजमेंट क्रॉस लिंक होते हैं वो होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थोड़े से हार्ड और हार्ड होते हैं, और वो जो हीट पाके मेल्ट नहीं होते हैं, और जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, और हम उनसे नया मटेरियल भी बना सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक में होता है लीनियर और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पॉलीमर्स का, और हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता है क्रॉस लिंक। तो सारे प्लास्टिकों में पॉलीमर्स का जो यूनिट क्या है, इनके पॉलीमर्स ही तो है। अरेंजमेंट यूनिट से क्या मतलब है, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। तो जो अरेंजमेंट किसका होता है, पॉलीमर्स का ही तो होता है। तो सब प्लास्टिक में पॉलीमर्स का सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, किसी में लीनियर और ब्रांच लाइक होता है और किसी में क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। वाई इज मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल। मेलामाइन का यूज करते हैं हम फ्लोर टाइल बनाने के लिए। किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। अब किचन वेयर और फैब्रिक जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 पूछ रहा है आपसे कि आप मेलामाइन का यूज करते हैं फ्लोर टाइल बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, और फैब्रिक जो फायर रेजिस्ट करने वाले जो फैब्रिक हैं उनको बनाने के लिए करते हैं। तो मेलामाइन में ऐसा क्या है, क्यों करते हो आप मेलामाइन का यूज़? किसी और भी तो बहुत सारे फाइबर हैं, और भी तो बहुत सारे प्लास्टिक हैं, उनका यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल है। मेलामाइन जो है वो एक वर्सटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इसमें फायर को रेजिस्ट करने की और हीट को टॉलरेट करने की बेटर कैपेसिटी है अदर प्लास्टिक के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें हीट को और फायर को रेजिस्ट करने की अच्छी कैपेसिटी है और प्लास्टिक के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं मेकिंग फ्लोर टाइल, किचन वेयर, फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। वो फैब्रिक जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं। आपको पता है जो फायरमैन होते हैं उनका जो ड्रेस होता है उसके ऊपर मेलामाइन की लेयर होती है। मेलामाइन की लेयर होने से क्या फ़ायदा होता है कि कभी कभी फायरमैन को आग में भी कूदना पड़ता है लोगों की उसको सेव करने के लिए। तो उनका जो ड्रेस है वो मेलामाइन की लेयर होने के कारण क्या होता है, आग से बचा रहता है, और वो अपने काम को थोड़ा सा उनकी परेशानी कम हो जाती है और वो अपने काम को कर पाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट 15 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया है। अब हम अगली स्लाइड में बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन 16 है, लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन दैट मेक इट यूजफुल सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताइए जो उसको यूजफुल सिंथेटिक फाइबर बनाती है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन, नायलॉन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। इनफैक्ट नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है, यहाँ तक कि नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ लाइट एंड व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है, ये लाइट होता है और व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है। इट इज़ वियर रेजिस्टेंट होता है, दैट इज़ वाई नायलॉन गारमेंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वियर रेजिस्टेंट होने के कारण नायलॉन के गारमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, देयरफॉर गारमेंट मेड फ्रॉम नायलॉन ड्राई क्विकली। ये बहुत ही इजी टू वॉश होता है और वाटर को लिटिल वाटर ऑब्जर्व करता है, इसलिए जो नायलॉन के गारमेंट होते हैं वह ड्राई इजीली हो जाते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं। गिव 3 रिव्यूज ऑफ पॉलिस्टर एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ईच यूज। आपको बताना है कि पॉलिस्टर के 3 यूज बताने हैं और आपको ये बताना है कि हम इस मटेरियल को बनाने के लिए पॉलिस्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं। पॉलिस्टर में ऐसा क्या है कि हम इस मटेरियल को बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज कर रहे हैं। 3 यूज ऑफ पॉलिस्टर आर फॉलोइंग। इट्स वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी मेक इट आइडल फ्रॉम गारमेंट्स। इसकी वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के कारण इसको गारमेंट्स का आइडल माना जाता है। एंड जैकेट्स दैट
are to be used in wet or damp environment and polyester is used for sailboat for sail। और जहाँ पे वेट और डैम्प एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे गारमेंट्स और जैकेट्स बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पॉलिस्टर में कैपेसिटी है वाटर रेजिस्टेंट करने की। ठीक है, और सेल बोट का सेल भी बनाया जाता है पॉलिस्टर से, इसकी वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होने के कारण, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रहने पर भी ख़राब नहीं होता, इसलिए सेल बोट का सेल बनाया जाता है इससे। और वेट और डैम्प एनवायरनमेंट में पॉलिस्टर की जैकेट और गारमेंट यूज़ किए जाते हैं। Being very strong and wrinkle resistant, polyester is used to make casual wear। अब है ना, स्ट्रॉन्ग और विंकल रेजिस्टेंस होने के कारण पॉलिस्टर का यूज़ कैजुअल वियर में भी किया जाता है। कैजुअल वियर से मतलब है ऐसे कपड़े जो कि डेलिकेट ज़्यादा नहीं होते, जिनको हम रफ़ यूज़ कर सकते हैं, वह कहलाते हैं कैजुअल वियर, जिनको हम पार्टीज़ वगैरह में नहीं पहनने के बजाय हमारे जिनका हम रफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो कैजुअल वियर जो वो होते हैं वो पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं wrinkle resistant। PET is form of polyester used to make bottle, film, utensil, wire, etc। PET एक फॉर्म है पॉलिस्टर की जिसका यूज़ किया जाता है बोतल, फिल्म्स और यूटेंशियल और वायर एक्सेट्रा बनाने में। अब स्टूडेंट हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, वहाँ हम क्वेश्चन करेंगे 18। क्वेश्चन 18 है, these days cloth made out of mixture of synthetic fiber and natural fiber are more popular than those made purely out of synthetic fiber। Discuss the reason for this। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दिनों जो सिंथेटिक फाइबर और जो नेचुरल फाइबर है उनका मिक्स फैब्रिक बनाया जा रहा है और वह काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो क्या रीज़न है उसका? इसका रीज़न ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें गुड क्वालिटी है, जैसे कि लेस वाटर ऑब्जर्वर है, इसके अलावा लस्टर है, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर में और क्या है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ड्यूरेबल है ना, और लाइट वेट है। तो ये सारे जो हमारी गुड क्वालिटी है हमारे सिंथेटिक फाइबर में। और इसके अलावा जो हमारा जो नेचुरल फाइबर है उसमें गुड क्वालिटीज़ क्या है कि वो वाटर ऑब्जर्वर होते हैं, स्वेट और वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो कंफर्ट रहते हैं हमारी बॉडी के लिए। सिंथेटिक फाइबर की क्वालिटी ये है कि उनसे हम बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना, उन पर इंसेक्ट वगैरह अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। और जो हमारे जो नेचुरल फाइबर हैं उनमें क्वालिटी ये है कि वह हमारे लिए काफ़ी कंफर्ट रहते हैं और हमें किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है नेचुरल फाइबर पहनने के बाद, और वो स्वेट और वाटर ऑब्जर्वर होते हैं। तो क्या करा इंडस्ट्रियल ने क्या करा कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके एक फैब्रिक बनाया जो लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें दोनों ही फाइबर्स के गुण थे। तो हमें दोनों ही फाइबर की अच्छी क्वालिटी मिल गई, इसलिए ये जो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर का जो मिक्स फैब्रिक बना है वह लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो आंसर में हमने यही लिखा है, देखिए, क्लॉथ दैट आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर are popular these days because adding synthetic fiber to natural fiber increase strength, durability, washability and look of फैब्रिक। अब जो सिंथेटिक फाइबर में ये जो गुण थे, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वॉशेबिलिटी और लुक ऑफ फैब्रिक, जो अच्छा फैब्रिक बनता था, वो सारे गुण ले लिए गए सिंथेटिक फाइबर से। मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द फाइबर एंड हैंस दे आर कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इनका मिक्सचर बन गया तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कंफर्टेबल थे पहनने में, क्योंकि अब इसमें कॉटन भी मिक्स था। सिंथेटिक फाइबर में ये सारे गुण तो थे ही, अब इसमें नेचुरल फाइबर मिक्स हो गया तो इसमें ये वाले गुण भी हो गया कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखिए, द प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग एंड हार्डर ऑन कूलिंग, दे कैन बी मोल्डेड ओवर
एंड ओवर अगेन। थर्मोप्लास्टिक वह होते हैं जिनको हम हीट देते हैं तो वह सॉफ्ट हो जाते हैं और किसी भी थिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन और हम उन्हें जब दोबारा हीट देते हैं तो वो दोबारा मोल्ड हो जाते हैं और वह किसी भी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं हम उन्हें एक बार ही हीट देके मोल्ड कर सकते हैं और किसी मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उन्हें बार बार हीट देके मोल्ड करके किसी नए मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही हमने लिखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक दैट मोल्ड वंस एंड कैन नॉट बी softened again by heating। और थर्मोप्लास्टिक क्या है? द प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, दे कैन बी मोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। थर्मोप्लास्टिक हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, दे आर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होती हैं उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी लो होती है। थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं पॉलीथीन वगैरह बनते हैं या फिर पतली जो शीट बनती है जिसे हम फिल्म कहते हैं, प्लास्टिक की पतली शीट वगैरह बनती है, तो आपको पता है कि उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। अगर वो आप थोड़ा उनको ज़ोर से खींच दो तो वो फट जाएंगी, लेकिन वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं, उनके हम रोल वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। थर्मोप्लास्टिक हैव अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दे आर ब्रिटल एंड इनलास्टिक। अब ये क्या होता है, जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो तो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं, और जो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो क्या होता है, ब्रिटल होते हैं। उनको अगर आप कोई प्रेशर किसी पत्थर वगैरह से उनको या हथौड़े से उनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो इलास्टिक होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। लेकिन ये हीट पाके मेल्ट नहीं होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, लीनियर एंड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे थर्मोप्लास्टिक का। जो स्ट्रक्चर होता है इसके जो पॉलीमर होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है लीनियर एंड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। लीनियर और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ चैप्टर में। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैप्टर को देखिएगा, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं आपको समझाती रहती हूँ काफ़ी चीज़ें, ताकि अगर आपने चैप्टर ना पढ़ा हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आए, पर सब कुछ यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैप्टर देख लें। वीडियो अपना पहले ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप जाके चैप्टर ज़रूर देखिएगा। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है उनका स्ट्रक्चर होता है लीनियर एंड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारे थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है उसका स्ट्रक्चर होता है क्लॉज लिंक स्ट्रक्चर। इसीलिए ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो होते हैं हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, क्योंकि इनका लीनियर और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनका क्रॉसिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये होते हैं हार्ड होते हैं। ठीक है, और तो ये पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन तो आप जानते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेटर वगैरह बनते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से, है ना, और जो हमारी सैनिटरी होते हैं उनके पाइप वगैरह भी इसी से ही बनते हैं। टेफ्लॉन है, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। टेफ्लॉन जो कि हमारे यूटेंशियल के ऊपर जो ब्लैक सी कोटिंग होती है ना, वो टेफ्लॉन की होती है। ठीक है, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम थर्मोसेट प्लास्टिक भी कहते हैं, इसके जो बनते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है बैकेलाइट जो कि हमारे यूटेंशियल के हैंडल वगैरह जिससे बनते हैं, और हमारे स्विचेस वगैरह बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर का काम भी करते हैं, इसलिए हमारे स्विचेस वगैरह भी इससे बन जाते हैं। फॉर्मिका और मेलेमाइन जिससे हम क्रॉकरी वगैरह बना लेते हैं, तो ये भी हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं। अब हम हमारी अगली साइड की ओर मूव करते हैं और बाकी के भी शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 है, प्लास्टिक आर वेरी यूजफुल मटेरियल, वाई देन इज देयर कंसर्न टूडे अबाउट इंक्रीजिंग यूज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ही यूजफुल मटेरियल है, फिर भी इसके इंक्रीजिंग यूज पर कंसर्न करने की, विचार करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसके इंक्रीजिंग यूज़ पर, जो इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है उस पर विचार करने की ज़रूरत क्यों है।
जबकि ये एक यूज़फुल मटेरियल है। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो प्लास्टिक है, वो जो हमारा प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट को कर रहा है पोल्यूट। क्योंकि जब प्लास्टिक बर्न होता है तो उसमें से बहुत सी हार्मफुल टॉक्सिक गैसें निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को करती हैं पोल्यूट और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसकी सबसे बड़ी जो उसका ड्रॉबैक है वो यह है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण क्या होता है, जो हमारा इनएप्रोप्रिएट प्लास्टिक है उसको डिस्पोज करना, इनएप्रोप्रिएट मतलब जो प्लास्टिक हमारे काम नहीं आ रहा है, जो अब हमें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस इनएप्रोप्रिएट प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि उस प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज किया जाए। तो इसीलिए प्लास्टिक का जो एक्सेसिव यूज़ है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। यही मैंने लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक आर यूजफुल बट टुडे दे हैव बिकम अ सीरियस ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कंसर्न ड्यू टू देयर एक्सेसिव यूज। प्लास्टिक यूजफुल है लेकिन आज के समय में वह सीरियस ग्लोबल एनवायरनमेंट और हेल्थ कंसर्न प्रॉब्लम होता जा रहा है अपने एक्सेसिव यूज के कारण। दिस इज बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं सॉइल में। Inappropriate disposal of plastic is a serious problem. Inappropriate disposal प्लास्टिक की सही ढंग से जो प्लास्टिक वेस्ट बच गया है उसको डिस्पोजल कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 3 स्टेप यू कैन टेक टू रिड्यूस द डेंजर दैट प्लास्टिक पॉज टू द एनवायरनमेंट। अब ये कह रहा है कि जो प्लास्टिक को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। कोई 3 स्टेप बताइए कि आप प्लास्टिक को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब है आप उसके यूज़ को कम कर सकते हैं। तो किस तरह से आप प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं, कोई 3 स्टेप बताइए जो कि क्या है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा होता जा रहा है। तो स्टेप टू रिड्यूस द डेंजर दैट प्लास्टिक पॉज टू एनवायरनमेंट। तो हम ये स्टेप ले सकते हैं, प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं ये स्टेप लेके जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। कौन कौन से स्टेप लेके प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन यूज़ क्लॉथिंग बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग। हम क्या है, जो पॉलीथीन बैग की जगह हम क्लॉथ के बैग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको वॉश भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं। इसके अलावा हम कागज़ के बैग भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए पेपर बैग, है ना, पेपर बैग आप लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ। आप चाहें तो आप पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन रिड्यूस द कंबंशन ऑफ पॉलीथीन इन द ओपन एरिया। हम क्या करें कि जो हमारा जो पॉलीथीन है उसको क्या करें, ओपन एरिया में कंबंशन करना, जलाना छोड़ दें। क्योंकि जब हम पॉलीथीन्स वगैरह को ओपन एरिया में जलाते हैं तो उससे टॉक्सिस और बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो आप उसको ओपन एरिया में पॉलीथीन वगैरह को कंबंशन करना बंद कर दें। ये रिड्यूस, इस तरह से हम प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। वी कैन डिस्पोज ऑफ आवर गार्बेज इन अ क्लासीफाई मैनर लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम जो हमारा जो गार्बेज है उसको डिस्पोज करें क्लासीफाई मैनर में, सही तरीके से डिस्पोज करें। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग जगह रखें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम अलग जगह रखें। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि आप अपने घर में दो तरह के बिन रख सकते हैं। एक बिन में 2 पार्ट बना सकते हैं, एक ग्रीन बिन और एक ब्लू बिन। ग्रीन बिन में आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखें और आपका जो ब्लू बिन है उसमें आप नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज रखें। जब आपके घर में कचरे की ट्रॉली
आएगी, आपके दरवाजे पर आएगी, तो आप क्या करें, उस ट्रॉली में भी 2 पार्ट होंगे, एक ग्रीन पार्ट होगा और एक ब्लू पार्ट होगा। तो जो ग्रीन पार्ट है उसमें आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें और जो ब्लू पार्ट है उसमें आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें। इससे क्या होगा, जो ट्रॉली वाला है वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो कर दिया जाएगा डिकम्पोज, और जो हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम इंडस्ट्रीज वगैरह में ले जाएंगे रिसाइकिल होने के लिए। तो इस तरह से हम प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, क्लासीफाई मैनर में जो हमारा है, वी कैन डिस्पोज ऑफ आवर गार्बेज इन अ क्लासीफाई मैनर लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरह से क्लासीफाई मैनर में अगर हम गार्बेज को डिस्पोज करेंगे तो अभी हम प्लास्टिक के से होने वाले हमारे जो एनवायरनमेंट में जो डेंजर होता जा रहा है प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उस खतरे को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं। स्टूडेंट आपको हर क्वेश्चंस के आंसर बहुत डिटेल में कराए जा रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में कराए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप एग्ज़ाम में बेस्ट करके आए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ के नहीं आए, आप उसको पूरी तरह से करके आए, चाहे वो MCQ हो, चाहे फिलअप हो, चाहे मैचअप हो, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके आए। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम में करेंगे, आपको चाहे कितना भी आता है, अगर आप एग्ज़ाम में सही आंसर देकर नहीं आएंगे तो टीचर को नहीं पता पड़ेगा कि आपको कितना आता है। आपको एग्ज़ाम में बेहतर करके आना है। इसी मकसद से हम आपको हर टॉपिक को बहुत डिटेल में करा रहे हैं, हर आंसर को बहुत डिटेल में करा रहे हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे लॉन्ग आंसर। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।